हेलो एवरीवन। तो जेई मेन सेशन 2 की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसमें अपन कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात कर रहे हैं जिसे बच्चे जनरली छोड़ देते हैं और उनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो ये गलती आप दोबारा ना करो, इसी के लिए अपन ये पूरी सीरीज लेकर आए हैं जिसमें आज जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है बायोमोलिक्यूल और उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइब्रस प्रोटीन। तो प्रोटीन जो अपन जनरली डाइट में लेते हैं उसी के बारे में यहाँ पर बता रखा है। अब जो प्रोटीन होता है ना वो दो टाइप का होता है, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और एक होता है आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब इसमें से भी जो फाइब्रस प्रोटीन होता है उसमें क्या होता है, ये प्रोटीन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, पैरेलल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें, और ग्लोब्यूलर प्रोटीन में क्या होता है, कॉइल्ड स्फेरिकल टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसके एग्जाम्पल। फाइब्रस का एग्जाम्पल होता है कैरेटीन। कैरेटीन ट्रीटमेंट होता है हेयर में, सभी को पता होगा। तो कैरेटीन का जो यहाँ पर कहाँ से किस में होता है, ये हेयर में प्रेजेंट होता है, सिल्क में प्रेजेंट होता है, वुल में प्रेजेंट होता है, इन सब में कैरेटीन प्रेजेंट होता है। और एक और यहाँ पर होता है बच्चों मायोसिन। अब ये कहाँ मिलता है, तो ये मसल्स के अंदर मिलता है और ये दोनों ही इसके एग्जाम्पल हैं। अब अगर बात करें अपन ग्लोब्यूलर प्रोटीन की तो इसका एक एग्जाम्पल है इंसुलिन जो शुगर का बैलेंस करता है बॉडी के अंदर, और दूसरा एग्जाम्पल है एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन का क्या काम होता है बच्चों, जैसे इंसुलिन शुगर बैलेंसिंग में काम आ रहा है, एल्ब्यूमिन फ्लूइड बैलेंसिंग में काम करता है अपने बॉडी के अंदर। अब अपन से पूछा था कौन सा फाइब्रस प्रोटीन है, तो यहाँ पर कैरेटीन दिख रखा है, कैरेटीन और मायोसिन। तो दैट मीन्स अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये चारों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कौन से टाइप का प्रोटीन का एग्जाम्पल कौन सा है, सबसे क्वेश्चन आ सकता है। आइए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। सबसे पहले ग्लाइकोजन इज नोन एज एनिमल स्टार्च। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ है वो है ये है पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं, जो कि बहुत सारी मोनोसेकेराइड्स में टूट जाता है हाइड्रोलिसिस पे, उनको पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। ये इसी के अंदर पार्ट आता है, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब इसी के अंदर आता है। अब ग्लाइकोजन के बारे में लिख रखा है इज नोन एज एनिमल स्टार्च। तो जैसे क्या होता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज के लिए बॉडी के अंदर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, वैसे ही जब अपन बात करते हैं एनिमल के अंदर तो वहाँ पर क्या होता है, ग्लाइकोजन, वहाँ पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट कैसे स्टोर्ड होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। जैसे अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो स्टार्च का मतलब है कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज, तो वैसे ही एनिमल बॉडी में ग्लाइकोजन का मतलब क्या है कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड हो गया है। तो बिल्कुल सही है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, एनिमल स्टार्च, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज कर रहा है, मगर एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में हो रहा है, इसलिए इसको बोल देंगे एनिमल स्टार्च। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। आइए सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। सेलुलोज इज कंपोज्ड ऑफ ओनली बीटा डी ग्लूकोज यूनिट, और ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जो सेलुलोज होता है बच्चों उसमें क्या होते हैं, बीटा डी ग्लूकोज होते हैं, और जो स्टार्च होता है उसमें अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ, और थर्ड स्टेटमेंट है स्टार्च से रिलेटेड। अब जो स्टार्च होता है ना बच्चों, इसमें अल्फा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है, और इसका ये मेन स्टोरेज पॉइंट होता है प्लांट के अंदर पॉलीसेकेराइड का। अब यहाँ पर क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज होता है, और इसमें क्या होती है, दो फॉर्म्स होती है, एक होती है अमाइलोज और एक होती है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अब जिसमें से जो अमाइलोज होती है वो क्या होती है, वाटर सॉल्यूबल होती है। तो आइए इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं, ये होगी वाटर सॉल्यूबल, और अगर इसकी परसेंटेज ऑफ स्टार्च की बात करें, कितना परसेंट होगा इसमें स्टार्च, तो वो होता है 15 to 20%। और अगर बात करिए किस तरह की दिखती है, क्या फॉर्म होती है, तो बच्चों जो अमाइलेज होती है वो अनब्रांच्ड पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अब अगर वहीं बात करें अपन अमाइलोपेक्टिन के बारे में, तो अमाइलोपेक्टिन इसका पूरा ऑपोजिट है, ये वाटर इनसॉल्यूबल है, ठीक है। अगर बात करें परसेंटेज की तो इसमें 80 to 85% जो रिमेनिंग स्टार्च है वो अमाइलोपेक्टिन में मिलेगा। और अगर बात करें इसकी चेन की तो इसकी जो चेन होती है वो ब्रांच्ड चेन होती है। कैसी चेन होती है बच्चों, ब्रांच चेन होती है। तो यहाँ पर लिख रखा है अमाइलोज, सॉरी यहाँ पर लिख रखा है
अमाइलोपैक्टिन इज पार्शियली सॉल्यूबल इन वाटर, विच इज ट्रू। मैंने लिखा है वाटर इनसॉल्यूबल है, मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब अगर बात करें फोर्थ स्टेटमेंट की, अमाइलोज इस ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। अभी मैंने बताया अमाइलोज क्या होती है, अनब्रांच चेन होती हैं, और ये ब्रांच लिख रखा है, ब्रांच कौन सी होती है, अमाइलोपैक्टिन। मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा, एंड वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। अब ये छोटे छोटे पॉइंट जो मैंने बताए हैं, इन सभी से क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैंने डिटेल में सारा बता दिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज। अब यहाँ पर समझना, कभी भी ग्लूकोज के आगे एल या फिर डी लिख रखा हो तो उसका मतलब क्या होता है। अगर डी ग्लूकोज लिख रखा है, डी का मतलब होता है कि जो OH ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप, इज ऑन राइट हैंड साइड, OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है। और कभी भी L लिख रखा है, मतलब कि जो OH ग्रुप है इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अब अपन से पूछा है L ग्लूकोज, मतलब कि अपन को OH को देखना है लेफ्ट हैंड साइड पे। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये वाला जो पार्ट है वही लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये राइट हैंड साइड होगा, तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे है। मतलब कि यही अपन को मिल गया, कैसा ग्लूकोज होगा, एल ग्लूकोज। और ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, ऊपर एल्डिहाइड होता है, फिर जो अल्कोहल होते हैं, और लास्ट में भी एक अल्कोहल होता है। इस तरीके से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में है तो एल ग्लूकोज, राइट हैंड साइड में है तो डी ग्लूकोज। तो एल ग्लूकोज फाइंड आउट करना था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों और आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ। अब जो एंजाइम्स होते हैं जिन्हें अपन जनरली पढ़ते हैं, क्या वो एक एडिबल प्रोटीन है, क्या वो प्रोटीन है विथ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, क्या वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। तो जब भी अपन एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम क्या होता है, इज ए टाइप ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये क्या होता है, एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन का ही टाइप होता है। मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों एंजाइम के लिए कि दे आर वेरी स्पेसिफिक। अगर आपको किसी रिएक्शन में एंजाइम को यहाँ पर वर्क कराना है, बहुत स्पेसिफिकली वर्क करेगा सिर्फ उस रिएक्शन के लिए। तो आप एक चीज़ यहाँ पर मेंशन करना, वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन और सबस्ट्रेट। किसी भी रिएक्शन और सबस्ट्रेट के लिए क्या होगा, बहुत ही स्पेसिफिक होता है, मतलब किसी और जगह नहीं जाएगा, जो काम है वही पूरा करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन से पूछा था कि जैसे कि एक एग्जाम्पल दूं, तो एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, माल्टोज जो होता है ना, माल्टोज को यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ग्लूकोज के अंदर तोड़ते हैं। अब इसका नेम देखना, एंजाइम का जो नेम होता है वो उसके वर्क के अकॉर्डिंग ही होता है। अब माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ना, तो इसके एंजाइम का नेम हो जाएगा माल्टेज, और बिल्कुल स्पेसिफिक सिर्फ एक ही काम में यूज आ रहा है, इसीलिए उसका नेम भी वही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा था भाई एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के साथ में, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। अब ये चीज़ें अपन बचपन से पढ़ते आए हैं विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स क्या होते हैं। तो विटामिन्स क्या होते हैं बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनको आपको अपनी डाइट में लेना ही पड़ता है, अदरवाइज उनकी डेफिशिएंसी से आपको डिजीज़ हो सकती है। जैसे अगर विटामिन डी है तो उससे कोई डिजीज़ हो जाएगी, विटामिन सी है तो उससे कोई डिजीज़ हो जाएगी, विटामिन B12 है तो उसकी अगर डेफिशिएंसी है तो उससे भी कोई डिजीज़ हो सकती है। मतलब आपकी डाइट में कुछ विटामिन्स होने ही चाहिए ताकि आपको ये पर्टिकुलर कोई डिजीज़ ना हो। तो अगर अपन स्कर्वी की बात करें तो स्कर्वी होता है ब्लीडिंग गम्स, मतलब आपके जो गम्स होते हैं उनसे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसे बोला जाता है स्कर्वी। और इसको बहुत बार ये भी पूछा जाता है, तो याद रखना है ब्लीडिंग गम्स होता है इसमें। और यहाँ पर ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है बच्चों, तो ये होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। और इसको एक और नाम से जाना जाता है हर एक विटामिन को, और इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड।
अब विटामिन सी के सोर्सेज क्या हैं? अगर आपको स्कर्वी से बचना है तो किन किन चीज़ों का आपको इंटेक करना पड़ेगा? तो जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, उन सब का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करो, जिससे क्या है आपको विटामिन सी पूरा एक प्रॉपर अमाउंट में मिलता रहे और स्कर्वी से आप दूर रहो। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन क्या होता है बच्चों? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अपनी बॉडी के लिए नेसेसरी है, अगर इनको नहीं लिया जाए तो इनकी डेफिशिएंसी से कोई ना कोई डिजीज़ हो जाएगी। अपन से पूछा है विटामिन डी को क्या बोलते हैं, तो अपन सभी ने सुना है कि धूप में खड़े होने से विटामिन डी मिलता है, मतलब कि ये सन से रिलेटेड है और अपन को दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन में है सनशाइन, तो फिर विटामिन डी क्या क्या बोला जाता है? सनशाइन। अब यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चों तो एक और चीज़ देख लेते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो सबसे पहली जो होती है उसे बोलते हैं रिकेट्स, जो कि क्या होता है? बोन डिफॉर्मिटी। ये नॉर्मली चिल्ड्रंस में होता है। और एक और होता है जिसे बोलते हैं ओस्टियोमलेशिया। जब जॉइंट में पेन रहता है एडल्ट्स के अंदर भी, तो उसे बोला जाता है ओस्टियोमलेशिया, तो वो भी इसी की वजह से होता है। तो अगर आप कोई भी विटामिन पढ़ रहे हो, 3 चीज़ें पढ़नी है, सोर्स क्या है, डेफिशिएंसी से क्या होता है और नेम क्या है, तो ये सभी का याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ शॉर्ट पेप्टाइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस 3 moles ऑफ ग्लाइसिन, 2 moles ऑफ ल्यूसीन एंड 2 moles ऑफ वेलिन पर मोल ऑफ अ पेप्टाइड। द नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज इन इट आर। बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, समझ नहीं आया? एक सिंपल फॉर्मूले से जब भी पूछा जाए नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज तो कैसे निकालना है, आइए बताती हूँ। नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज जब भी अपन को फाइंड आउट करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, जितने भी अमीनो एसिड्स के नंबर है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स -1 कर देना। तो अगर अपन देखें अमीनो एसिड्स तो कितने हैं? 3 moles ऑफ ग्लाइसिन है, प्लस अगर देखा जाए तो 2 moles ऑफ ल्यूसीन है एंड अगेन 2 moles ऑफ वेलिन है। दैट मीन्स टोटल 7 अमीनो एसिड्स हैं। 7 - 1 दैट मीन्स 6 पेप्टाइड लिंकेज रहेंगे, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इस फॉर्मूले से कर देना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोगुलेशन ऑफ एग ऑन हीटिंग इज बिकॉज। तो कोगुलेशन ऑफ एग किस लिए होता है बच्चों? ये होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की वजह से। अब आइए देखते हैं क्या होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अच्छा, इसके नेम से समझ में आ रहा है कि प्रोटीन के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, और बिल्कुल सही यही होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जब क्या होता है आप इसमें कोई चेंजेस करवाते हो, प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, कोई चेंजेस हो सकते हैं। अब वो चेंजेस क्या हो सकते हैं? हो सकता है टेम्परेचर में चेंज आ गया, ठीक है, हो सकता है उसकी पीएच में चेंज आ गया, या हो सकता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब हो गए, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो डिस्टर्ब हो गए। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। चेंज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब जो काम प्रोटीन करने वाला था वो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है? चेंज हो जाती है। इसी को बोला जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पर थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सबसे पहली चीज़ तो इसमें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो क्या होता है? रिमेन एज इट इज़, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। मगर जो सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें चेंजेस आते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इन्हीं सभी पॉइंट से सिर्फ क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा प्रोटीन के डीनेचुरेशन से और कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स, और इसी का एग्जाम्पल क्या है? कोगुलेशन ऑफ एग, और जो अपन कर्डलिंग कर मतलब कर्ड बनाते हैं मिल्क से, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स अनचेंज। अभी मैंने बोला सेकेंडरी और टर्शरी में क्या होते हैं? चेंजेस आते हैं, तो फॉल्स स्टेटमेंट है। द ब्रेकिंग ऑफ द पेप्टाइड लिंकेज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अकर्स। पेप्टाइड लिंकेज क्या होते हैं? एमिनो एसिड जो होते हैं वो एक दूसरे से पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़े हुए होते हैं और वही प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? पेप्टाइड लिंकेज में ब्रेक आ रहा है प्राइमरी में, प्राइमरी तो एज इट इज रहेगा, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है।
अब है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन रिमेन्स अनचेंज। डीनेचुरेशन के टाइम पे क्या होता है, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ही चेंज होती है, मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो कोगुलेशन ऑफ एग किस रीजन की वजह से होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की वजह से। और ये सारे पॉइंट जिन जिन से क्वेश्चन बन सकता था सब मेंशन हो गया है। चलो भाई इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज इज और आर। तो अपन को यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं ग्लूकोज के लिए। फर्स्ट है ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हैविंग एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अब कभी भी जब ऐसा बोला जाए ना कि कोई चीज़ सॉल्युबल है वाटर में, तो वो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मतलब ज़रूर से अल्कोहल ग्रुप के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई होगी। तो जो यहाँ पर रीज़न है इसका वाटर सॉल्युबल होने का वो है अल्कोहल, और अल्कोहल में भी रीज़न क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब एल्डिहाइड की वजह से नहीं मगर किसकी वजह से, अल्कोहल की वजह से। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, ग्लूकोज रिमेन्स इन मल्टीपल आइसोमेरिक फॉर्म इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। इसका मतलब ये भी बिल्कुल ट्रू है। अपन सभी जानते हैं जो ग्लूकोज है एक तो वो ओपन चेन में होता है, साथ ही में उसका साइक्लिक फॉर्म भी होता है, मतलब ये दो तरीके के आइसोमेरिक फॉर्म में रह सकता है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अब अगर बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। तो आइए देखते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज ऐसे होता है, फिर यहाँ पर क्या होता है, OH 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 और OH होते हैं। और साथ ही ना बच्चों यहाँ पर क्या होता है, एक OH इधर आ जाएगा और साथ ही में क्या होता है CH2OH। या फिर ऐसा करते हैं, इसको अपन शॉर्ट में लिख देते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में, CHO एक OH, H आ गया और डायरेक्ट फिर CHOH3 करके और अपन ने क्या लिख दिया, CH2OH। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कितने कार्बन है, 3 4 5, ये भी एक कार्बन है, और 6 कार्बन है मतलब हेक्सोज आएगा। एल्डो क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब बिल्कुल सही ये क्या है, एक एल्डोहेक्सोज। आइए बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की, ग्लूकोज इज वन ऑफ द मोनोमर यूनिट इन सुक्रोज, जो कि बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। जो सुक्रोज होता है वो क्या होता है, एक डाइपेप्टाइड है। जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हो तो इससे आपको मिलता है डी ग्लूकोज प्लस डी फ्रक्टोज, 2 मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं, मतलब कि बिल्कुल सही है, एक मोनोमर यूनिट जो क्या है वो क्या होगी, ग्लूकोज। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ग्लूकोज गिवन एन हेक्सेन विथ P प्लस HI। मतलब अगर अपन ग्लूकोज की रिएक्शन करें, क्या करें, अगर अपन ग्लूकोज की रिएक्शन करें किसके साथ, रेड PHI के साथ। और रेड PHI जो होता है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रिएजेंट होता है। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और अगर यहाँ पर ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज में क्या होता है भाई, CHO होगा और क्या होगा, अल्कोहल होगा। तो ये क्या करता है, इन सभी को, एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, इवन ऑलमोस्ट सभी फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस कर देता है। और यहाँ पर आपको एक सिंपल 6 कार्बन की चेन मिल जाती है, मतलब क्या मिल जाता है, एन हेक्सेन। एक सिंपल चेन जब मिलती है तो उसे बोलते हैं एन हेक्सेन। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि एन हेक्सेन मिल जाता है। और इससे प्रेजेंट हो जाता है कि जो ग्लूकोज है उसकी 6 कार्बन लिंक्ड एक चेन है, स्ट्रेट चेन है। अब जो 6 स्टेटमेंट है वो है, ग्लूकोज गिव ग्लूकोनिक एसिड विद Br2 प्लस H2O। मतलब अगर ग्लूकोज में अपन क्या करें बच्चों, यहाँ पर अगर ग्लूकोज के अंदर ही अपन Br2 प्लस वाटर डाल दे, जो कि क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो रिमेन एज इट इज़, मगर इसका नाम चेंज हो जाएगा। अब इसको बोलेंगे ग्लूकोनिक एसिड। इसका एल्डिहाइड ग्रुप किस में चेंज हो गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि Br2 वाटर डालने पे क्या हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। अब लास्ट स्टेटमेंट है, इन ओपन चेन ग्लूकोज टोटल 4 कायरल कार्बन आर प्रेजेंट। बिल्कुल सही। अब देखना यहाँ पर, ये जैसे कार्बन है, कायरल कार्बन का मतलब है एक कार्बन के 4 डिफरेंट ग्रुप होना। इसमें एक CHO है,
एक H है, एक OH है और यहाँ पर एक CHOH होगा जो कि डिफरेंट ग्रुप है। और इसी तरीके के यहाँ पर क्या होंगे, 4 कार्बन है इसी तरीके के 1 2 3 4। तो मतलब कि ये कितने हैं, 4 कायरल सेंटर। 4 कार्बन का मतलब क्या हो गया, 4 कायरल सेंटर। अगर इसमें देखा जाए तो एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कायरल सेंटर नहीं है। इसमें देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन है, कायरल सेंटर नहीं है। तो बचे हुए 4 क्या है, कायरल हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अपन देख सकते हैं 7 में से सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत हुआ है, मतलब कि यहाँ पर क्लियरली आंसर क्या आ जाएगा, 6। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 6। और इन सारे स्टेटमेंट से ग्लूकोज पूरा टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं में से बन सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना एक मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन। मैच लिस्ट फर्स्ट में दे रखा है कुछ टेस्ट और लिस्ट सेकंड में दे रखे हैं फंक्शनल ग्रुप और द क्लास ऑफ कंपाउंड। आइए देखते हैं सबसे पहला टेस्ट क्या है, मोलिश टेस्ट। ये जो मोलिश टेस्ट होता है बच्चों, ये किसके लिए करवाया जाता है, ये होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। और इसमें क्या होता है, एक मोलिश रिएजेंट का यूज होता है, जो कि क्या होता है, अगर अपन मोलिश रिएजेंट को भी लिखे तो वो होता है बीटा नेफ्टोल के साथ में क्या होता है, इथेनॉल। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कन्फर्मेटरी टेस्ट मतलब कंफर्म कैसे होता है, तो यहाँ पर एक पर्पल रिंग बन जाती है। जो टेस्ट ट्यूब होती है उसमें एक पर्पल रिंग फॉर्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि जो आपने टेस्ट ट्यूब में जो भी चीज़ ली है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि मोलिश टेस्ट के लिए क्या आएगा, सेकंड कार्बोहाइड्रेट। अब अगर बात करें बाईयूरेट टेस्ट की, तो बाईयूरेट टेस्ट किसके लिए करता है बच्चों यूज़, प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब बेसिकली बता रहे हैं अपन को कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। तो ये किसके लिए यूज़ होगा, पेप्टाइड के लिए, जो कि अपन को फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। आइए देखते हैं बाईयूरेट टेस्ट होता क्या है। तो अगर मैं बाईयूरेट टेस्ट की बात करूं तो इसके अंदर जो अपन रिएजेंट लेते हैं बच्चों, वो रिएजेंट क्या होगा, वो रिएजेंट एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, प्लस यहाँ पर कॉपर सल्फेट का यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या होता है, एक कॉपर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो कि पर्पल कलर का ही होता है। पर्पल कॉम्प्लेक्स बन जाता है बच्चों, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि भाई पेप्टाइड प्रेजेंट है। ठीक है, अब आता है कार्बोलामाइन टेस्ट। कार्बोलामाइन टेस्ट अपन अमीन में पढ़ते हैं। इसको यूज़ करा जाता है प्राइमरी अमीन के फॉर्मेशन के लिए। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ में एक बेस यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, प्राइमरी अमीन के लिए यूज़ किया जाता है। इसी के जस्ट सामने है थर्ड ऑप्शन। अब बात करते हैं लास्ट टेस्ट, जो कि है स्किफ टेस्ट। अब जो ये स्किफ टेस्ट होता है, टॉलन टेस्ट होता है, फेलिंग टेस्ट होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, चारों के चारों टेस्ट किसके लिए होते हैं, एल्डिहाइड के लिए। और चारों के चारों क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में अपन को क्या बताते हैं, डिस्टिंक्शन करते हैं। और स्किफ टेस्ट में जो अपन रिएजेंट लेते हैं वो होता है P रोजालाइन हाइड्रोक्लोराइड। और ये क्या होता है, मैग्नेटा कलर का होता है। और जो इसका अपीयरेंस है पहले डिसअपियर हो जाता है, फिर दोबारा से मैग्नेटा कलर क्या होता है, रीअपियर होता है, जिससे पता चल जाता है कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो ए में सेकंड आना चाहिए, जो कि ए के ऑप्शन में आ रहा है, बी में फर्स्ट, सी में थर्ड, डी में फोर्थ, मतलब अपना ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। थैंक यू। तो आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ विटामिन्स स्टोर्ड इन आवर बॉडी रिलेटिवली फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। एंड यहाँ पर अगर बात करें तो अपन को यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे, थायामीन, विटामिन ए, विटामिन डी, थायामीन, एस्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन डी। सो फर्स्ट विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अपन को बॉडी में इनटेक करना होता है, अदरवाइज उनकी डेफिशिएंसी से अपन को डिजीज़ हो जाती है। अब जो विटामिन्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, जो वाटर में सोल्यूबल है, और एक होते हैं फेट सोल्यूबल। फेट सोल्यूबल कौन से होते हैं बच्चों, जो फेट या ऑयल में सोल्यूबल है।
तो ये वाले जो सारे होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बॉडी में रहते हैं, और जितने भी वाटर सॉल्यूबल है वो जल्दी से बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाते हैं, मतलब आपको डेली डाइट में इनको लेना बहुत ज़रूरी है। और इसमें आते हैं आपके जैसे बी और सी विटामिन है, बाकी के बचे हुए ए डी के ई, ये सारे के विटामिन क्या होते हैं, फेट सॉल्यूबल होते हैं। तो ए और डी अपन को बिल्कुल सही यहाँ पर दिख रहा है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए डी ई के याद रखना है, फेट सॉल्यूबल है, एंड सी एंड बी क्या है, वाटर सॉल्यूबल है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड्स आर नॉन एसेंशियल। अब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो एमिनो एसिड्स हैं जो क्या होते हैं, अपनी बॉडी में अपन को क्या करते हैं, बनते नहीं हैं और अपन को बाहर से डाइट में लेने पड़ते हैं। और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर अपन से पूछा गया है नॉन एसेंशियल। अब एसेंशियल बहुत सारे होते हैं, नॉन एसेंशियल बहुत थोड़े से ही होते हैं, तो उनको आप याद रख सकते हो, जैसे कि एक सिस्टीन हो गया, एक प्रोलीन हो गया, एलेनिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, दीज आर व्हाट, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। अब यहाँ पर अपन को दो ही दिख रहे हैं, प्रोलीन और सिस्टीन, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, और आंसर क्लियरली हो जाएगा 2। हमेशा याद रखना, जब भी एमिनो एसिड्स में एसेंशियल नॉन एसेंशियल याद रख रहे हो, जो कम नंबर में है उन्हें याद रख लो, बाकी के सारे बच्चे भी एसेंशियल हुए हैं। तो नॉन एसेंशियल में 3-4 ही होते हैं, जैसे कि एक प्रोलीन हो गया, सिस्टीन होगा, एलेनिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, 1-2 और होते हैं, तो उन सबको आप याद रख सकते हो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन गिवन बिलो इज वाटर सॉल्यूबल। अब विटामिन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिन्हें बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते और आपको बाहर से इनटेक करना पड़ता है, अदरवाइज उनकी डेफिशिएंसी से कोई डिजीज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल, जो वाटर के अंदर सॉल्यूबल हैं, नेम से बिल्कुल डिफरेंशिएट कर सकते हो, और एक होते हैं फेट सॉल्यूबल। अब जो वाटर सॉल्यूबल हैं बच्चों, वो होते हैं सिर्फ बी एंड सी विटामिन ही वाटर सॉल्यूबल होते हैं, बाकी के बचे हुए ए डी ई के क्या होते हैं, पूरे के पूरे फेट सॉल्यूबल विटामिन्स होते हैं। तो यहाँ पर अपन को क्या दे रखा है, यहाँ पर पूछा गया है वाटर सॉल्यूबल, जो कि बी एंड सी ही है, बी ऑप्शन में नहीं है, ओनली सी ऑप्शन में है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, आइए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्या क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस फॉर एस्पार्टिक एसिड, एंड यहाँ पर अपन को एक पूरा सीक्वेंस दे रखा है, द PI दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट अपन को कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहली बात आती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होता है। तो एक ऐसा पॉइंट, या आप इसको बोल सकते हो pH बोल सकते हो, जहाँ पर जो एमिनो एसिड है वो एज अ डाइपोलर आयन एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक ऐसा pH जहाँ पर जब अपन ने एमिनो एसिड को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो माइग्रेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो बेसिकली अपन को देखना है एमिनो एसिड जब उसका नेट चार्ज 0 है, और नेट चार्ज 0 का मतलब है जब वो क्या हो रहा है, डाइपोलर आयन की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस और माइनस दोनों बैलेंस होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सिर्फ प्लस दिख रहा है, यहाँ पर देखोगे प्लस भी दिख रहा है, माइनस भी दिख रहा है, यहाँ पर देखोगे 2 माइनस दिख रहे हैं, और यहाँ पर भी प्लस और माइनस दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों केसेस में क्या होगा, नेट चार्ज 0 होगा, और जब नेट चार्ज 0 होता है सिर्फ उन दोनों ही pKa वैल्यू को अपन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट का वो क्या होता है, pKa1 प्लस pKa2/2। अब ये कैसे निकालते हैं pKa1 pKa2, तो आपको सिर्फ एक ऐसा एमिनो एसिड देखना है जिसका नेट चार्ज 0 है, उसके आसपास वाले जो दोनों pK है उन्हीं को कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पर 1.88 है, यहाँ पर 3.65 है, तो 1.88 प्लस 3.65/2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2.77, जो कि अपन को ऑप्शन में बिल्कुल दे रखा है, सेकंड नंबर का ऑप्शन में बिल्कुल सही यही आंसर हो जाएगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट का फॉर्मूला याद रखना है और कैसे निकालना है, क्योंकि बहुत सारे pKa गिवन होंगे, तो जहाँ पर नेट चार्ज 0 होगा, प्लस माइनस बैलेंस होगा, नेट चार्ज 0 है, उसी के आसपास वाले पॉइंट के टाइम पे वो मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, तो उन दोनों पॉइंट को लेकर फॉर्मूले में पुट कर
देना है। ठीक है, तो बच्चों बायोमोलिक्यूल की अगर बात करें तो इसमें बेसिकली आपको ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है, थोड़ा बहुत डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड्स के बारे में देखना है, फिर इसके अंदर देखें तो आपको अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स के बारे में देखना है, और इन सारे से ही या फिर वाइटामिन हो गए कुछ छोटे छोटे मोटे पॉइंट्स, जैसे कि विटामिन ए डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।